हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग शानदार, ज़बरदस्त और अच्छे होंगे। मैं पवन कुमार आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अर्थात जीजीसी में कहा जाए तो ज्ञान गुरु क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। और हमारी इस क्लास में, इतिहास की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास में हमने जहाँ से कल अर्थात समाप्त किया था वहीं से आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। और बात करें कल की क्लास में हमने किया क्या था, तो हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ ही मात्र जैसे बताने आज थे या फिर आज बताएंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में कौन से विदेशी यात्री आए, उसने एक नया कौन सा विभाग बनाया और दूसरी बात उसकी मृत्यु कब हो गई। इतनी बात देखकर फिर आज आप जैसे थंबनेल में देख रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और फिर तुगलक वंश का विघटन या तुगलक वंश का पतन कैसे हुआ। इतनी जानकारी आज की क्लास में हम करने वाले हैं। तो आइए सभी लोग अपने नोट्स बुक और अपने पेन को हाथ में लेकर आज की क्लास को हम विधिवत रूप से करते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। देखा जाए आज की क्लास की बात करें हम तो कल हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में और जानकारी हमने कल देख ली थी, कैसे इसने कुछ काम किए जो कि असफल हो गए थे। सिर्फ एक ही चीज़ से असफल हो गए, वो चीज़ था इसके अंदर धैर्य ना होना। वो काम समय के अनुसार ना करता था, यानी जो भी जब भी मन में आता था वो काम ठान लेता था। इस वजह से इसके सारे काम असफल होते रहे। तो पहली बात लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया विभाग बनाया था। उस विभाग का नाम था दीवाने अमीर कोहे। उस विभाग का नाम क्या था? दीवाने अमीर कोहे। अगर पूछा जाए विभाग किस चीज़ से संबंधित था तो सिंचाई विभाग था, सिंचाई से संबंधित था। जैसे आपको हमने पीछे बताया था बलबन ने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवाने अर्ज, अर्थात वो सेना से संबंधित था। तो इसी तरह इसने एक नए विभाग की स्थापना, बहुत परीक्षा में पूछा जाता था, ये पूछा गया है, दीवान ए अमीर कोही नामक विभाग किस सुल्तान ने बनाया था? तो क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन तुगलक। और ये विभाग किस लिए था? सिंचाई के लिए था। वहीं पर आगे देखेंगे फिर अगर लेखक की बात करें, विदेशी यात्री आया था इसके दरबार में। विदेशी यात्री, उस विदेशी यात्री का नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता ये विदेशी यात्री भी आया था, ठीक है। और अगर बात करें इब्न बतूता के बारे में, ये किस देश का निवासी था? तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश पड़ता है मोरक्को। हो सकता है इसका नाम चेंज हो चुका हो, लेकिन पहले मोरक्को ही कहा करते थे। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक भी लिखी है, उस पुस्तक का नाम है रहला, अर्थात इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है? रहला। इसी रहला से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के पूरे शासन काल में क्या करता था, क्या, यानी पूरी जानकारी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के काल की जानकारी हमें इसी पुस्तक से देखने को मिलती है, रहला। और रहला में एक सती प्रथा का भी वर्णन मिलता है कि एक बार ढोल नगाड़े के साथ वहाँ पर एक महिला को सती यानी किया गया था, फिर सती हुई थी। और लेकिन जो भी सती होता था, ऐसा भी बताया जाता है रहला के अनुसार कि जो भी उस टाइम सती होता था उसे सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। ये सारी घटनाएं हमें रहला से पढ़ने को मिलती है, रहला से हमें जानकारी मिलती है। वहीं पर बात करें सती प्रथा की, तो आप लोग जानते होंगे सती प्रथा क्या है, फिर हम आगे आपको बताएंगे भी इसके बारे में विधिवत जानकारी। सती प्रथा की बात करें तो अगर किसी का पति का डेथ हो जाती थी, फिर मृत्यु हो जाती थी, तो उस औरत को भी उसी पति के साथ जिंदा अर्थात उसे चिता में जलना पड़ता था। ये होता था सती प्रथाएं, ये हमारे भारत में प्रचलित थी। लेकिन इस पर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया था सन 1829। आगे जब हम आधुनिक इतिहास तक पहुंचेंगे तो वहाँ पे इसके बारे में और विधिवत जानकारी जानेंगे। और इसी तरह फिर मोहम्मद बिन तुगलक की अगर मृत्यु की बात करें
तो मृत्यु हुई थी। एक बार इस सिंध अभियान के लिए जा रहा था, तो सिंध के पास एक स्थान पड़ता है थट्टा, थट्टा के निकट गोडाल में, गोडाल नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1351 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु पे एक इतिहासकार लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उन इतिहासकार का नाम था बदाऊनी। बदाऊनी ने लिखा, लोगों को इससे और इसे लोगों से छुटकारा मिल गया। इसे लोगों से छुटकारा मिल गया। ये बात कौन लिखते हैं? बदाऊनी। बदाऊनी जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये बात लिखते हैं, एक कथन लिखते हैं, लोगों को इससे और इसे लोगों से छुटकारा मिल गया। इसलिए क्योंकि इसके शासनकाल के टाइम पूरी जनता एकदम असंतुष्ट थी। अर्थात कहा जाए तो जो भी इसने काम किए वो सभी के सभी अच्छे तो थे, लेकिन समय के अनुसार सारे के सारे विफल होते रहे। ये फिर जल्दबाजी में सारे काम निर्णय लेता रहा और सारे काम विफल होते रहे, जिससे पूरी प्रजा इससे दुखी हो गई। और जब इसकी मृत्यु होती है तो ऐसा वर्णन कहा जाता है, फिर ऐसा कथन निकल कर आता है कि इसे लोगों से और लोगों को इससे अंततः छुटकारा मिल गया ऐसे शासक से। क्योंकि कल की क्लास में हमने इनके बारे में बताया था कैसे पागल, रक्त पिपासु और यहाँ तक बुद्धिमान मूर्ख कहा गया, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक ही था। ये सारी बातें हम कल की क्लास में कर चुके हैं। तो इसका भी शासन क्रम हमने देख लिया तुगलक वंश के अंतर्गत। अब इसके आगे जो अर्थात इसकी मृत्यु के बाद तुगलक वंश का शासक, नया शासक कौन बनता है? उसका नाम होता है फिरोज शाह तुगलक। लिखेंगे अब। और वहीं पे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक की, किसी ने हत्या नहीं की थी, बल्कि उसे तेज बुखार आ जाने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। फिरोज शाह तुगलक, देखते हैं ये कैसा शासक था। अगर इसके शासन क्रम की बात करें 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक इसका शासन क्रम रहा। किसका? फिरोज शाह तुगलक का। आइए जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अगर इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था सिपह सलार। वहीं पर इनकी माता की बात की जाए बीबी जैला। और अगर वहीं पे बात करें मोहम्मद बिन तुगलक का, ये क्या लगता था? तो चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? ये चचेरा भाई था। इसने अपने शासन या अपने शासन काल में बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन अपना ये कट्टर एक मुस्लिम होने के नाते इसने कुछ हिंदुओं पे, ब्राह्मणों पर कुछ अत्याचार भी किए, हिंदू वर्ग को खूब प्रताड़ित भी किया। तो देखते हैं क्या क्या इसने घटना की। तो सबसे पहले देखते हैं इसके कुछ अच्छे काम। अच्छे काम की बात करें तो इसने नहरों का निर्माण किया, 5 बड़ी नहरों का निर्माण। वहीं पर अगर बात करें नहरों का निर्माण या कुआं खुदवाने वाला पहला शासक तो गयासुद्दीन है। उसके बाद फिर इसने भी किया नहरों का निर्माण। और दूसरी बात करें, इसने अस्पताल भी खुलवाए। वहीं पर बात करें, इसने बाग भी लगवाए। और सड़कें भी बनवाई। लगभग इसने पूरी शासन व्यवस्था है, प्रजा को क्या दिक्कतें हैं, क्या सारी चीज़ें लगभग काम किया। और इसने जो 24 कष्टदायक कर थे उन सबको हराकर, यानी उन सबको हटा दिया। 24 जो भी कष्टदायक कर थे उन सबको, वहाँ से 20 कष्टदायक करों को हटाकर मात्र 4 को ही अलाउ कराया।
और उसी में एक टैक्स आता था जजिया। जजिया कर आपने जाना होगा और परीक्षा में पूछा जाता कि जजिया कर ब्राह्मणों पर भी लगाने वाला पहला शासक कौन था, तो यही थे, फिरोज शाह तुगलक ने ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। इससे पहले जजिया कर किसी अन्य शासक ने ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था लेकिन अन्य वर्गों पर लगाया था, अर्थात मुस्लिम वर्ग तो इसमें छूटा रहता था जजिया कर। अच्छा, पहले जान लेते हैं जजिया कर था क्या। तो जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था जो कि गैर मुस्लिम वर्ग से वसूला जाता था। प्रत्येक वर्ग से, चाहे वो महिला से, चाहे बच्चे से, चाहे बूढ़े से, हर वर्ग से वसूला जाता, लेकिन सबके लिए उसकी दरें अलग अलग थीं। ठीक है, तो जजिया कर गैर मुस्लिम वर्ग से वसूला जाता था, एक प्रकार का धार्मिक कर, जिसके बदले में उन्हें सुरक्षा और उन्हें तरह अपने त्यौहार मनाने की अनुमति दी जाती थी। अगर कोई जजिया टैक्स नहीं दे रहा तो फिर इन्हें इन चीज़ों से वंचित रखा जाता था। तो जजिया कर ये था। वहीं पर बात करें जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक, तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन ब्राह्मण वर्ग उसमें पूरी तरह से छूटा हुआ था। लेकिन जब इसका शासन काल आता है तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर थोप देता है। अर्थात इस तरह से प्रश्न बन जाता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था, तो हम क्या बताएंगे, फिरोज शाह तुगलक था। ये बात लिखेंगे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था, यही थे, अर्थात फिरोज शाह तुगलक। और जजिया कर के बारे में हमने आपको बताया है कि ये एक प्रकार के, ये क्या था, धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिम वर्ग से वसूला जाता था। लिखेंगे धार्मिक कर, ठीक है, गैर मुस्लिम वर्ग से वसूला जाता था ब्राह्मणों पर। लेकिन वहीं पे पूछे जजिया कर लगाने वाला पहला शासक, जजिया कर प्रथम शासक की बात करें तो आपको हमने बताया था मोहम्मद बिन कासिम। ये जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था, लेकिन ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला उस तरह से हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। और जजिया कर क्या था, एक प्रकार का धार्मिक कर था। इतनी बातें उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर आगे देखते हैं, इसमें कुछ शहर या फिर नगर भी बसाए गए थे इसके शासनकाल में, जो आज भी हैं। उन शहरों के बारे में देखते हैं। इसने कुछ शहर बसाए थे। लिखेंगे सबसे पहले फिरोजाबाद, फिरोजाबाद। वहीं पे लिखेंगे जौनपुर, अर्थात जूना खां, अर्थात अपने जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसी की याद में बसाया था जौनपुर। हिसार, आदि, ऐसे कुछ शहर इसमें बताए थे। वहीं पर दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण किया था। दिल्ली में एक दुर्ग का निर्माण किया था। उस दुर्ग का नाम था फिरोज शाह कोटला, जहां पर आज स्टेडियम भी है, या फिर अब इसका नाम तो चेंज हो गया है। उस स्टेडियम में पहले यही था, ठीक है, फिरोज शाह कोटला। कहाँ पर है, दिल्ली में। क्लियर, ठीक है, इतनी बात। और वहीं पर बात करें तो इसने मेरठ और टोपरा से कुछ अशोक के शिलालेख को उठवा कर, या अशोक के शिलालेख स्तंभों को उठवा कर वहाँ से दिल्ली में स्थापित भी इसी शासक ने किया था। किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। ये बात लिख लेंगे।
अशोक के शिलालेख आपने पढ़े होंगे, ठीक है, 14 शिलालेख। वो जब हम प्राचीन इतिहास में पहुंचेंगे तो वहाँ पर आपको बताएंगे उन शिलालेखों के बारे में। तो इन्होंने क्या किया था, अशोक के शिलालेख को जो कि कहाँ स्थित थे, मेरठ और टोपरा से स्थानांतरित करके कहाँ ले आए, दिल्ली, दिल्ली में स्थापित किया। दिल्ली में स्थापित किया, ये बात याद रखेंगे कि अशोक के शिलालेख जो कि मेरठ और टोपरा में स्थित थे शिलालेख, उसको दिल्ली में स्थापित करने वाला शासक कौन था, तो क्या बताएंगे, फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसने कुछ विभाग बनाए थे और वो विभाग बहुत ही अच्छे थे। जैसे विभाग की बात करें, नंबर 1 विभाग लिखेंगे दीवाने खैरात। इस दीवाने खैरात में क्या होता था, ये एक प्रकार का दान विभाग था। हैं जो भी औरतें विधवा होती थीं या फिर जो भी असहारा होते थे, उन सबको यहाँ पर आश्रय दिया जाता था दीवान एक खैरात के अंतर्गत, अर्थात एक प्रकार का दान। ठीक है, उन लोगों का पूरा जीवन यापन के लिए इस विभाग से वहाँ पर राशि दी जाती थी, उनको रहने खाने के लिए। ये दान विभाग था, एक प्रकार का दीवान एक खैरात। वहीं पर एक दूसरा विभाग इन्होंने बनवाया था, दीवाने बंदगान। ये क्या था, ये एक दास विभाग था, अर्थात दास वर्गों की देखभाल के लिए दास विभाग। हमने आपको बताया था कि उस टाइम दिल्ली सल्तनत में या फिर पुराने समय में लोगों को बड़ी मात्रा में खरीदा और बेचा जाता था, एक प्रकार से दास बनाकर। तो दासों की इसके समय में भी बहुत सारे दास की संख्या थी, तो उन दासों की देखभाल के लिए इसने बनवाए थे दीवाने बंदगान। तो इस तरह से इसके 2 विभाग को याद रखेंगे, बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। क्योंकि अब जैसे जैसे परीक्षा मॉडरेट हो रही है, फिर कहने मतलब पुरानी चीज़ों से परीक्षा थोड़ा सा हाई लेवल की ओर जा रहे हैं, तो अब उन चीज़ों पर ना ध्यान देकर एग्जामिनर इन चीज़ों पर ध्यान देता है, सीधा वो विभाग पर अटैक करता। तो ऐसी बातें, जैसे हमने एक विभाग पढ़ा था अभी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, दीवाने अमीर को ही उन्होंने बनवाया था। और दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, ये किसके शासनकाल में बना था, फिरोज शाह तुगलक के। आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। तो कहने मतलब ये इनका शासनकाल लगभग अच्छा था, इसने अच्छा काम किया था, लेकिन इसके अंदर एक कट्टरपंथी थी बस। मृत्यु की बात करें 1388 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद जो भी 5 साल इसके कुछ शासक, लगभग 4-5 शासक हुए, उन सब के नाम नहीं लिखेंगे, केवल इसके 5 साल, आने वाले 5 साल तक जितने भी शासक हुए वो पूरी तरह से अयोग्य थे, ये बात लिख लेंगे। अगले 5 वर्ष तक 5 वर्ष तक अयोग्य शासकों ने शासन किया। अयोग्य शासकों ने शासन किया, इतनी बात रखेंगे। और 5 साल अर्थात हम कहाँ तक फिर पहुँच चलेंगे, 1393। इसके बाद 1393-94 में फिर एक व्यक्ति बैठता है गद्दी पे, जिसका नाम होता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। लिखेंगे अगला शासक, नसरुद्दीन
महमूद तुगलक। अगर इनकी बात करें शासनकाल के, तो 1393 भी और 94 भी कर लेंगे, वहाँ से लेकर 1413 ईस्वी तक। ठीक है, अर्थात इसे कहने मतलब नसरुद्दीन महमूद तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है, ये फिर था। नसरुद्दीन महमूद तुगलक की बात करें, इसके शासनकाल में इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने आक्रमण किया था कब? 1398 ईस्वी में। ठीक है, ये बात याद रखेंगे कि इसके शासनकाल में एक घटना घटी थी, कौन सी? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। बहुत पूछा जाता है तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था, तो क्या बात ये बताएंगे हम, नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। और कब किया था भारत पर अटैक? 1398 ईस्वी में। वहीं तैमूर लंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। तैमूर लंग की बात करें तो ये एक मध्य एशिया का निवासी था। जैसे आज वर्तमान में बात करें किस देश में आता है, फिर ये जहाँ से तैमूर लंग आया था वो किस देश के अंतर्गत है, तो उज्बेकिस्तान। ठीक है, वहाँ के निवासी था। और जब ये अपने आतंक या भारत में कदम रखता था 1398 ईस्वी में, तो दिल्ली सल्तनत का शासक, जो तुगलक वंश का शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ये भाग खड़ा होता और दिल्ली से भागकर कहाँ चला जाता? गुजरात। और तैमूर लंग आता पूरे भारत में, जो भी 1 साल 2 साल जितना भी जी भर कर धन दौलत लूटता है और एक तरफ से नरसंहार करता है, इमारतें नष्ट करता है, जो भी इसके मन में आता है वो करता है तैमूर लंग। अर्थात इतना खतरनाक शासक, तो जो दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, जो सुल्तान था, वो इससे मुकाबला करने के बजाय डर के मारे कहाँ भाग जाता है? गुजरात। और वहीं पर तैमूर लंग की बात करें, इसका नाम लंग क्यों जुड़ा? क्योंकि ये एक पैर से लंगड़ा था, इसलिए इसे तैमूर लंग कहा गया। एक अभियान के दौरान इसका एक पैर कट गया था, इस वजह से ये एक पैर से चलता था, इसलिए इसका नाम तैमूर लंग भी था। लंग इसीलिए इसका नाम जुड़ा लास्ट में। ठीक है, तो इतना खतरनाक शासक था, इतनी बात रखेंगे कि तैमूर लंग ने आक्रमण भारत पर कब किया? 1398 ईस्वी में। फिर उसके बाद लिख लेंगे ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इस तरह से तुगलक वंश और तैमूर लंग ने जब भारत पर आक्रमण किया तो पूरी तरह से जो तुगलक वंश फिरोज शाह तुगलक ने खड़ा किया था वो पूरी तरह से तैमूर लंग ने तहस नहस कर दिया। अर्थात यहीं से तुगलक वंश की पूरी तरह से नींव कमज़ोर हो जाती है। किसके आक्रमण से? तैमूर लंग के आक्रमण से। और तुगलक वंश कमज़ोर हो जाने से, और ये थोड़ा सा नसरुद्दीन महमूद तुगलक ये अयोग्य भी था, कहने मतलब उतना ठीक ठाक शासक नहीं था, और इसकी हत्या खिज्र खां कर देता है और एक नया राजवंश प्रारंभ करता है जिसका नाम होता है सैयद वंश। तो इस तरह से तैमूर लंग, अगर पूछा जाए तुगलक वंश का पतन, ये तुगलक वंश किसके आक्रमण से पूरी तरह कमजोर होगी, तो किसके आक्रमण से हो गए? तैमूर लंग के आक्रमण से। ठीक है, तो तुगलक वंश का पतन यहीं से खत्म हो जाता है, फिर तुगलक वंश का पतन यहीं से शुरू हो जाता है इसके आक्रमण से। और ये अंतिम शासक होता है नसरुद्दीन महमूद तुगलक। अब जो 1414 से चलता है एक नया राजवंश, उसका नाम होता है सैयद वंश, और सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां। फिर सैयद वंश को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अर्थात जिस दिन भी हिस्ट्री की क्लास होगी उस दिन। और आपको बता दें कि कल शनिवार है, कल हमारी क्लास नहीं होगी अर्थात हिस्ट्री की, कल क्लास होगी करंट अफेयर्स की, और उसमें हम लाने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक, जो भी 2025 में जो भी महत्वपूर्ण सूचकांक हुए, फिर इंडेक्स हुए हैं। जो भी साथी अगर परीक्षा अभी हाल फिलहाल में कुछ भी परीक्षा देने जा रहे हैं, फिर देंगे आगामी परीक्षाओं, तो वहाँ पर सूचकांक का बहुत बड़ा रोल रहता है, यानी रोल रहता है। तो आप उस क्लास को जरूर करेंगे, कल की क्लास को, महत्वपूर्ण सूचकांक 2025। उसमें हम देखेंगे भारत का स्थान क्या रहा, भुखमरी में कहाँ पर हैं,
खुशहाली में कहाँ है और शांति में कहाँ है, तो ये सारी चीज़ें आपको हम कल की क्लास में कराने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को तुगलक वंश तक सारी जानकारी कहने मतलब क्लास नंबर 9 थी आज, और आपको 9 क्लास तक हम तुगलक वंश तक पहुँच चुके हैं, और अगले सप्ताह में हम पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़कर फिर मुगल काल पे आ जाएंगे, और हम बहुत ही कम समय में पूरा एकदम विधिवत मध्यकालीन पूरा करके फिर आधुनिक काल इतिहास की ओर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से प्राचीन इतिहास की ओर। जाहिर सी बात है आप लोगों को क्लास कैसे लगी ये चीज़ हमें ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं कल एक नए ऊर्जा के साथ, एक नई उमंग के साथ। जब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखना और तैयारी को अपनी मजबूत बनाते रहिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों ने क्लास को देखा और जैसे भी पढ़ाई फिर हमसे जुड़े हुए हैं, इसका बहुत बहुत आभार। कहीं ना कहीं जो भी समस्याएं हों, जो भी दिक्कतें हों, आप हमसे अपनी बातें साझा कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स के जरिए। ठीक है, वो वहाँ से आप अपनी बातें पहुँचा सकते हैं, हम सभी के कमेंट बॉक्स पे देख लेते हैं हाँ किसने क्या कहा, तो सारी बातें हम आपकी पढ़ लेंगे। तो आज फिर यहीं तक, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।